हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान में भाषाएं। संविधान में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 17 में क्या दे रखा है? राज्य भाषा। अनुच्छेद 347 से 351, यानी कि आर्टिकल 343 टू 351। अध्याय है ये 2। अनुच्छेद 347 किसी राज्य जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। राज्य जनसंख्या और विशेष उपबंध के बारे में अनुच्छेद 347 में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को शासकीय संविधान द्वारा मान्यता 8वीं अनुसूची में जगह, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिली थी इसको, और ये मिली थी 8वीं अनुसूची में। मतलब इसको जो शामिल किया गया है या जगह मिली है वो कौन सी सूची में मिली है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। आगे अध्याय 3, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। जब तक संसद विधि कानून द्वारा निश्चित ना करे। क, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। इसका उल्लेख संविधान में है। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तावित विधेयक, पारित अधिनियमों, अध्यादेशों आदि की परिभाषा अंग्रेजी में होगी। नंबर 2 है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा हिंदी अथवा उस राज्य की राजकीय भाषा में अधिकृत कर सकेगा। तो किसकी सहमति से होगा ये? राष्ट्रपति की सहमति से। और कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है। यह उपबंध उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होगा, यानी कि ये जो ये उपबंध है हमारे अध्याय 3 का, ये उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है या नहीं होगा। अध्याय 4, विशेष निर्देश या निर्देश। अनुच्छेद है 350, यानी कि आर्टिकल 350। व्यथा के निराकरण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा संघ या राज्य में प्रयोग वाली भाषा में अभ्यवेदन किया जा सकेगा। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। राज्यों का नीति निर्देशक तत्व। हिंदी भाषा का प्रसार करना संघ का कर्तव्य है, यानी कि हिंदी भाषा का जो प्रसार करना है, यानी कि इसका फैलाव, जिसके बारे में विस्तार करना है, फैलाव या प्रसार, वो किसका कर्तव्य बताया गया है? संघ का। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अनुसूची 8, भारत की आधिकारिक भाषाएं। हमारी अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा बोल सकते हैं। संविधान के प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। ये दे रखी हैं, पढ़ेंगे हम। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये है संविधान की 22 भाषाएं। नेक्स्ट है 21वें संविधान, यानी कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा का, मतलब सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। अगर हमें इसने याद करनी है, अगर हम जैसे याद करनी है, तो याद करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। नमक। क्या है? नमक, यानी कि न नेपाल, म मणिपुर और क कोंकणी। ठीक है ना? काफ़ी अच्छी ट्रिक है ये।
71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था उसकी ट्रिक है नमक, ना नेपाल, मणिपुरी, कोंकणी। आगे है 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा। इसकी ट्रिक है MSDB, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली, D फॉर डोगरी और B फॉर बोडो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 120। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी। संसद में दोनों भाषाओं का यूज होता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी या अपने अपने राज्य की राजकीय भाषा। यानी कि अनुच्छेद 210 में ये उल्लेख किया गया, यानी कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें बताया गया कि हिंदी हो या अंग्रेजी यूज़ की जा सकती है और अपने राज्य की जो राजकीय भाषा है उसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं भाग 1 है। यदि हम राज्य भाषा की बात करें तो उसके प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल 351 के तहत राज्य भाषा का प्रचार प्रसार करना और राज्य भाषा में संस्कृत शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करना संघ का कर्तव्य है। जैसे कि अभी हमने इसमें ही पढ़ा था अभी पहले अनुच्छेद 351 के द्वारा इसका प्रचार करना किसका कर्तव्य है? राज्य या संघ का। इस कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के। इस कार्य की पूर्ति के लिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग व संस्थाएं हैं। यह मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं और जो संस्थाएं वो किसके अधीन है, यानी कि किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? गृह मंत्रालय के द्वारा। राज्य भाषा विभाग स्थापना हुई थी इसकी जून में, यानी कि 1975 में। राज्य भाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून 1975 में राज्य भाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार राज्य भाषा को निम्न कार्य सौंपे गए। निम्न यानी कि निम्न कार्य सौंपे गए। संविधान में राज्य भाषा से संबंधित उपबंधों तथा राज्य अधिनियम 1963 का उपबंध का कार्यान्वयन उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है। नंबर 2 में बताया गया है किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन। 3 है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व है। आगे 4 में संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में संबंधित जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर मानकीकृत लिपि सहित शामिल है। 5 केंद्रीय सचिवालय राज्य भाषा सेवा का गठन और सवर्ग प्रबंधन। 6 में है केंद्रीय हिंदी समिति ने संबंधित
मामले 7 विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले 9 हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले। 10 में है संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले। गृह राज्य मंत्री इसके प्राधिकारी इंचार्ज होते हैं। कौन इंचार्ज होते हैं? गृह राज्य मंत्री। अगर राज्य भाषा विभाग के कार्यों की बात करी जाए तो जैसे केंद्र सरकार का आदेश होता है उसका बिल्कुल सही अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आदि कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति वह शीर्षस्थ समिति है जो नीति निर्धारण में बड़े स्तर पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है और राजभाषा नीति को लागू करने के लिए अंतर मंत्रालयीय और अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए नीतिगत विषय से संबंधित निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। भारत के गृह मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। गृह राज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। जैसे इसके जो मंत्री होते हैं अध्यक्ष वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर होते हैं। और गृह राज्य मंत्री कौन होते हैं? इसके सदस्य। इस समिति में कुल 41 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 41। ठीक है, होते हैं, जिसमें 6 मंत्रालयों विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट से, इन सभी विभाग के डिपार्टमेंट से 41 सदस्य यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं 40 मेंबर्स से शामिल होते हैं। 41 मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। अब आते हैं इनके कार्य। सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कैसे किया जाए, राज्य भाषा का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए। इसका उद्देश्य संवैधानिक प्रक्रिया सहित साहित्य का अनुवाद करना होता है। अब आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन संस्थाएं। अब जो हम संस्थाएं पढ़ेंगे किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी भारत की प्रमुख भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु यह कुल 24 भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए गठित है, जिसमें 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की हैं और 2 भाषाओं में से एक अंग्रेजी तथा दूसरी राजस्थानी भाषा है। गठन का प्रस्ताव। इसका गठन का जो प्रस्ताव हुआ था वो हुआ था 15 दिसंबर 1952 को और इसका गठन हो गया था 12 मार्च 1954 को। यानी कि गठन का प्रस्ताव इस समय इसको सोचा गया था या इसका प्रस्ताव रखा गया था राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का, और गठन हो गया था 12 मार्च 1954 को। और प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट: साहित्य अकादमी की अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। यानी कि जब से लेके आज तक, जब से इसकी स्थापना हुई है, इसे स्थापित किया गया, तब से लेके कोई भी महिला इसकी कोई अध्यक्ष नहीं बनी। इसकी हर 2 महीने पर पत्रिका निकलती है। कितने महीने बाद निकलती है? 2 महीने बाद। नंबर 1 हिंदी समकालीन भारतीय साहित्य और नंबर दूसरे में है अंग्रेजी इंडियन लिटरेचर। साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक सम्मान देती है। यानी कि साहित्य अकादमी जो है वो 22 भाषाओं में प्रत्येक के लिए, यानी कि इन 24 भाषाओं के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक सम्मान देती है। अब आता है आगे नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट गठन 1 अगस्त 1957। इसका जो गठन हुआ था कितने में हुआ था? 1 अगस्त 1957 को।
इसका उद्देश्य सस्ते मूल्य पर किताब उपलब्ध कराना है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सस्ते मूल्य पर किताबें उपलब्ध करवाना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो महंगी महंगी बुक्स हैं, आज भी बहुत महंगी महंगी बुक्स आती हैं, जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो बुक्स महंगी देखकर नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो नेशनल बुक ट्रस्ट का जो उद्देश्य था या मोटिव बोल सकते हैं, तो वो ये था कि किताबों को कम यानी कि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए, जिसे कोई भी बच्चा आराम से खरीद सके। नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वाधान में दिल्ली बुक फेयर का आयोजन होता है। अगली संस्था इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, ये है राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र। कौन सी है? राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र। इसका गठन हुआ था 1979 में और 1982 से हर वर्ष नेशनल बुक ट्रस्ट एक सप्ताह राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के रूप में मनाता है, जो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होता है। यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट बुक है वो अपना एक सप्ताह किसके नाम कर देता है? पुस्तक के लिए, किताबों के नाम। यानी कि एक सप्ताह तक वो क्या मनाता है? सप्ताह राष्ट्रीय पुस्तक। आगे इसका प्लान भी है, जैसे इसका जो प्लान है, योजना, प्लान क्या वो योजना बोल सकते हैं, तो ये क्या है? NAPRDY यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट अमंग द यूथ। इसके अंतर्गत यूथ रीडरशिप डेवलपमेंट का प्रावधान है। इसके अनुसार 2025 आने तक 15 से 25 वर्ष तक की आयु के युवाओं में पढ़ाई करने की आदत को विकसित करना है। इसका जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य से ये काम कर रहा है कि 15 से 25 वर्ष के जो बच्चे होते हैं यानी कि युवा होते हैं, बच्चे क्या युवा ही हो जाते हैं, तो उनमें क्या है, पढ़ाई की आदत को विकसित करना है। फिर आता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट। केंद्रीय हिंदी निदेशालय अनुच्छेद 351 में दिए गए निर्देशों की पूर्ति के लिए गठित किया गया था। किसकी पूर्ति के लिए किया गया? आर्टिकल 351 में दिए गए निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शनों के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए गठन हुआ था इसका 1 मार्च 1990 को। यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन यानी कि स्थापना हुई थी 1 मार्च 1960 को। और इसके कार्य हैं शब्दकोश के द्वारा हिंदी का विकास करना, शब्दकोश के द्वारा हिंदी का विकास करना, हिंदी का व्याकरण स्थापित करना, हिंदी का व्याकरण स्थापित करना, विश्वविद्यालय आदि हिंदी साहित्य स्थापित करना, देवनागरी लिपि के विकास से संबंधित जैसे मानक लिपि चिन्ह, देवनागरी का विकास व प्रसार करना, द्विभाषी प्रकाशन करना। आगे आता है प्रकाशन और पत्रिकाएं। भाषा नाम की द्विमासिक आती हैं और कुछ पत्रिका वार्षिक भी निकलती हैं। यानी कि कुछ कैसी होती हैं? द्विमासिक, यानी 6 महीने में भी निकलती हैं या फिर महीने में 2 बार आती हैं। और कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो वार्षिक पत्रिकाएं होती हैं। जैसे कि मान लो हम कभी शॉप पे चले जाएं बुक के बाय करने के लिए, जैसे हम कभी कभी मंथली करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो वैसे ही 6 मंथ के लिए भी करंट अफेयर मिल जाता है। वही वार्षिक पत्रिका के एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपका इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, अगर बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बता दीजिएगा अच्छी लगी नहीं लगी, कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार, मन करे तो करें, लेकिन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।